गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तनु वाशने आज फिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। बहुत ही कॉमनली यूज होता है इन्फ्लेशन शब्द। इस इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है? द जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि है। अब ये इन्फ्लेशन के वक्त ये तो हम समझते हैं कि महंगाई का अर्थ इन्फ्लेशन से या मुद्रास्फीति से है, लेकिन इन्फ्लेशन कब आती है? जब इन्फ्लेशन आती है तो कीमतों का बढ़ती है इकोनॉमी में और हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं 100 रुपये लेकर मार्केट जाती हूँ और सेब खरीदती हूँ। सेबों का मूल्य है 50 रुपये। 100 रुपये के मैं अपने नोट से 2 किलो सेब खरीद पाती हूँ। अब मान लीजिए कीमत स्तर बढ़ता है और सेब की कीमत बढ़कर 100 रुपये हो जाती है, तो मैं 100 रुपये के अपने 100 रुपये में कितने सेब खरीद पाऊँगी? अब मैं केवल 1 किलो सेब खरीद पाऊँगी। यानी कि नोट तो मेरा वही है, लेकिन मेरे नोट की कीमत घट गई है, वैल्यू ऑफ मनी घट गई है। मेरी परचेजिंग पावर, मेरी क्रय शक्ति अब कम हो गई है। जिस 100 रुपये के नोट में मैं पहले 2 किलो सेब खरीद पाती थी, अब मैं केवल 1 किलो सेब खरीद पाती हूँ। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, जितने भी मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हुए हैं, मुद्रावादी अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इन्फ्लेशन को जोड़ा है एक्सपेंशन ऑफ मनी से। जैसे कि कॉलबर्न ने कहा था, द स्टेज ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत कम वस्तुएं हैं और बहुत सारी मुद्रा उनका पीछा कर रही है। मान लीजिए उत्पादन तो कम है और बहुत सारे लोग उन वस्तुओं को जब खरीदना चाहते हैं तो कीमत स्तर जो है वो बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की हो सकती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने बहुत जल्दी से समझाने के लिए इसे डायग्राम पहले से बना लिए हैं। क्या है? यह है मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति कब आती है? जैसा कि नाम से ही पढ़ रहा है, जब मांग की बढ़ने की वजह से स्फीति आती है तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। हॉटरे ने भी कहा था कि द इशू ऑफ टू मच मनी, यानी कि जब इकोनॉमी में सर्कुलेशन में पैसा ज़्यादा होता है, हम लोग ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं और सप्लाई हमारी उसकी तुलना में इतनी नहीं होती, तो जिस प्रकार की इन्फ्लेशन आती है उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। AS जो है वो इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है देखिए, और उसके बाद ये वाई एक्सिस के वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल। अब आप देखेंगे कि सप्लाई कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में क्यों वर्टिकल हो गई है एक्स एक्सिस के? ये इसलिए वर्टिकल हो गई है क्योंकि OQ लेवल जो है वो पूर्ण रोजगार का स्तर है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। जब इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार हो जाता है तो सप्लाई को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पूर्ण रोजगार तक तो हम उत्पादन के साधनों को काम में लाते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता और इसलिए हमारा सप्लाई कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब बात करते हैं डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड वर्क है, AD1 जो है आपके सामने इनिशियल डिमांड कर्व है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में ये डिमांड बढ़ने लगे। मान लीजिए हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और लोगों की इनकम बढ़नी शुरू हो गई है, लोग तरह तरह की वस्तुओं का मांग करना शुरू कर देते हैं और डेवलपमेंट के समय में ऐसा होता है हमारे पास कि नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, इनोवेशंस होती हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लोन ले लेकर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और डिमांड जो है इकोनॉमी में तेज़ी से बढ़ती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट मुद्रा का विस्तार कर रही होती है, एक्सपेंशन कर रही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होती है गवर्नमेंट की कि मुद्रा का एक्सपेंशन हो रहा होता है। उस समय भी हमारी इकोनॉमी में मुद्रा का विस्तार होने की वजह से अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर मान लीजिए बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड पर D1 से बढ़कर एग्रीगेट डिमांड पर 2 पर शिफ्ट हो जाएगा और प्राइसेस नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट E2 होगा और प्राइस लेवल हमारी बढ़कर P2 हो जाएगी। क्वांटिटी हमारी बढ़कर Q1 से Q2 हो जाएगी, नया E2 हो जाएगी। अब प्राइस लेवल P1 से P2 बढ़ती है तो हमारे लिए समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है। समस्या तब है जब हमने पूर्ण रोजगार के स्तर को पा लिया है।
पूर्ण रोजगार के बाद भी अगर हमारी डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD3 से ऊपर बढ़कर AD4 हो जाता है और हमारी प्राइस लेवल जो है वो बढ़कर P3 से P4 हो जाती है। देखिए है ना स्थिति भयानक कि पूर्ण रोजगार से पहले प्राइस लेवल में ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन अगर एक बार हमने फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर ली उसके बाद जो हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है वो हमारी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। केन्स ने भी इसे फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है। जब हमारी पूर्ण रोजगार के बाद जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसे फुल एम्प्लॉयमेंट और उससे पहले की स्थिति को सेमी इन्फ्लेशन का नाम दिया है। ठीक है, तो समझ गए ना कि मांग प्रेरित स्थिति क्या है, जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही होती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। दूसरी हमारी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इसे कहते हैं लागत प्रेरित लागत प्रेरित स्थिति नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट पुश, जब देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में कई बार बढ़ती रहती है। मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया, कीमतें बढ़ने लगेंगी। मान लीजिए ओपेक, क्या है ये ओपेक? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देती है, इसका असर क्या पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक फील्ड में आप देखेंगे कि प्राइस लेवल हमारे देश में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई बार हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, वो भी क्या करती हैं, वेजेस को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाती हैं। तो इस प्रकार वेजेस बढ़ी हुई को बढ़ाने के लिए भी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। इसे हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कई बार प्रॉफिट पुश भी हो सकती है ये। प्राइसेस में इंक्रीज हमारी ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट हो सकती है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी मान लीजिए इस प्रकार की है कि टैक्सेस को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अब टैक्सेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका सीधा असर ये पड़ेगा कि टैक्सेस लगने से वस्तुएं सारी महंगी हो जाएंगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगी। क्विकली इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। एएस इनिशियल सप्लाई कर्व है, एडी डिमांड कर्व है और इनिशियल इक्विलिब्रियम का पॉइंट E1 है। मान लीजिए इकोनॉमी में कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा कि हमारी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, मान लीजिए कभी नेचुरल डिजास्टर्स आए, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो क्या होगा, हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाएगी, हमारा सप्लाई कर AS से पीछे सरक कर AS2 हो जाएगा। नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा E2 हो जाएगा, क्वांटिटी हमारी घटकर Q2, प्राइस लेवल बढ़कर हमारे नए इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर P2 हो जाएंगे। फर्दर मान लीजिए फर्दर कोई किसी वजह से इकोनॉमी में प्राइस राइज होती है, मान लीजिए टैक्स लग जाते हैं, मान लीजिए वेजेस बढ़ाने पड़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, सप्लाई फिर से कम हो जाएगी और पीछे सरककर हमारा सप्लाई कर AS3 हो जाएगा। नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई काट रही है E3 हो जाएगा और इस बिंदु पर हमारा नया प्राइस लेवल P3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब लागतें बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो उसे कॉस्ट पुश या लागत प्रेरित स्थिति कहते हैं। मांग प्रेरित स्थिति मांग पक्ष को दिखाती है, जबकि लागत प्रेरित स्थिति जो है पूर्ति पक्ष के ऊपर एम्फेसिस करती है। तो था ना आसान, मांग प्रेरित स्थिति और लागत प्रेरित स्थिति। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ।